नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बजट की बातें, जो बजट तो हम ना कहें उसको हम इंटरिम बजट कहें, अंतरिम बजट कहें। और यही वजह है कि इस बजट में जिस तरह के जोश और जैसे बड़े डिक्लेरेशंस की बात थी वो सब कुछ नहीं है। हालांकि कुछ झलक हैं, और झलक से अधिक मैं कहूँगा कि अपनी जो भी प्रगति है, आर्थिक फिस्कल हेल्थ है, उसका एक डिस्प्ले बोर्ड मुझे नजर आता है ये बजट, कि सरकार ने इस इंटरिम बजट के जरिए लोकसभा चुनाव के 3 महीने पहले अपनी प्रगति का, आर्थिक प्रगति का एक ब्यौरा भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो माहौल कुछ ठंडा जरूर है, लेकिन तय मानिए कि ये घोषणाओं से बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव जैसे ही आचार संहिता और उसके पहले की गतिविधियां होंगी तो ये घोषणाओं का बाजार सरगर्म होगा और चीजें आगे बढ़ेंगे। बजट की, इंतरिम बजट की बड़ी बातें क्या है, एक नजर डालिए उस पर। तो देखिए, हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री, लेकिन ये सोलर एनर्जी लिंक्ड है, जैसा जयप्रकाश जी कह रहे थे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, होना भी नहीं चाहिए था। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कोई और बात है, लेकिन वो हमेशा ही होता है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का बजट, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ये एक उम्मीद ही थी। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर और बनेंगे। तो बजट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर के लिए मुफ्त टीका, ये बड़ी चुनौती है भारत के लिए, इसलिए 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे, ये बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च, जिस तरह हमारा रक्षा बजट करीब करीब 11% बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा, 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज राज्यों को। दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट की बड़ी बातें हम लगातार आपको बता रहे हैं। 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी, ये प्रधानमंत्री का एक काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और जैसा हमने आपको बताया कि सोलर एनर्जी लिंक्ड है ये, जिसमें ये तमाम बातें हैं। चलिए, मैं लौटूंगा मेहमानों की तरफ। हमारे साथ लगातार पैनल बना हुआ है। बीजेपी से गुंजन जी हैं, गुंजन चौकसे जी, उनका एक बार फिर स्वागत। समाज सेवी डॉक्टर रीनू यादव हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ अर्थ संबंधी मामलों के विश्लेषक, चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष जोशी जी हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही जयप्रकाश पाराशर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, आर्थिक संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं। और साथ ही चंद्राकर साहब हैं, डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो अर्थ संबंधी मामलों में काफ़ी खासा अपना मकाम रखते हैं। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि हमें कोई बहुत बड़े डिक्लेरेशंस की उम्मीद इस बजट से नहीं थी। एक डिस्प्ले बोर्ड मुझे ज्यादा लगता है, सरकार ने अपनी जो प्रगति है फिस्कल हेल्थ को लेकर, उसको बताने की कोशिश की, और धमाधम शुरू होगा लोकसभा चुनाव के पहले। जी बिल्कुल ठीक। जैसा पहले भी चर्चा किए, ये सिर्फ एक अंतरिम बजट था, इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन 2-3 बजट में जो पॉइंट्स, की पॉइंट्स वित्त मंत्री महोदया ने हाईलाइट किए, उसको देख के ऐसा लगता है कि इसमें कुछ किए जाने की गुंजाइश थी। पहली चीज़ उन्होंने बताई कि पिछले 10 वर्षों में टैक्स पेयर्स की संख्या जो है वो लगभग 3 गुनी हो गई है, और टैक्स कलेक्शन भी लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है। तो ये 2 आंकड़े ऐसे, जिसको देख के लग रहा था कि शायद कुछ एग्जेम्पशंस जो है इनकम टैक्स की, जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो क्लियर कट 7.5 लाख तक पहुंच जाएगी, तो वो तो नहीं हुई है। वो किया जाना था, उससे चुनाव में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता और एक सिनर्जी भी आती। दूसरा, मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें इसमें घोषणाएं ऐसी हुई हैं जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पिछले साल लगभग 30% का इंक्रीज करके 10 लाख करोड़ पहुंचाया था, उसमें इस बार केवल 11% का इंक्रीज हुआ है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस लेवल का यदि इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमी में जो हमारी कैपिटल डेफिशिएंसी है उसकी पूर्ति हो जाएगी, और उससे जीडीपी बहुत तेज इंक्रीज करेगी। एक जो चीज़ इसमें छूट गई, मुझे लगता है वो एड्रेस करने की जरूरत है, वो ये है कि हिंदुस्तान का बिजनेस जो है वो कैपिटल डेफिशिएंट है। हमारे यहाँ की बैंकें जो लोनिंग करती हैं उसमें डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू द यूरोपियन इकोनॉमीज और अमेरिकन इकोनॉमीज। उससे होता क्या है, और एक बड़ा प्रॉब्लम और है कि चेक इकोनॉमी वर्सेस कैश इकोनॉमी। तो लोग जब अपना बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो बैंक अकाउंट में चेक से उतना इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि यदि उस फ्रंट पे गवर्नमेंट ने कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया, बैंकिंग रिफॉर्म्स किए, एक टैट फिक्स किया है कि लोन एप्लीकेशन जमा होने से डिस्पोजल तक इतने दिन में आपको इसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो ये यदि रिफॉर्म्स हो जाएंगे तो हमें बिजनेस को कैपिटल इजीली अवेलेबल होगा और जीडीपी में एक बहुत अच्छा पेस इम्पिटस आ जाएगा।
बिल्कुल आपने सही कहा। और रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो रिफॉर्म्स को लेकर भी कोई बहुत ग्लिम्सेस और झलक हमको नहीं दिखी है इसमें। मुझे लगता है कि गुंजन जी, सरकार की पूरी इस समय कोशिश है लोकसभा चुनाव पर फोकस करना। राम मंदिर एक बहुत बड़ा विषय था जो बहुत अच्छे से पूरा हो गया, और उसके बाद मिशन बिहार था, वो भी बड़े अच्छे से पूरा हो गया। मिशन झारखंड चल ही रहा है जो जिसमें हो गया। मिशन दिल्ली है, वो भी शायद आगे चलेगा ही चलेगा। तो अभी पॉलिटिकल इश्यूज जो थे, उन पॉलिटिकल इश्यूज में इतना उलझी बीजेपी की गवर्नमेंट कि अभी थोड़ा बजट को उन्होंने कहा करेंगे, सब अच्छा करेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। जी शरद जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, पहले मैं बता दूं। पॉलिटिकल एजेंडा है हर वर्ग का विकास और हर वर्ग को साधने की कोशिश। और वो वर्ग को साधने की जो कोशिश है वो वर्ग के विकास के लिए है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी। अभी चर्चा पहले से कुछ चल रही थी कि महिलाओं के लिए क्या किया है। मैं जैसे कि आपने भी बताया कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात हो रही है। 30 करोड़ से ऊपर लोन फैसिलिटीज देने की बात की है इस बजट में महिलाओं के लिए। बच्चियों की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए सर्वाइकल से जिससे देश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, बच्चियों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं गरीबों की अगर बात करूं तो 25 करोड़ से ऊपर गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं देश में। और ये टारगेट है भारत सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, कि कैसे गरीब मुक्त देश बनाएं और हम राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लेकर आएंगे 2047 में। ये हमारा लक्ष्य है। अब मैं दूसरी बात करूं, 80 लाख से ऊपर वेंडर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज देने की बात की है। 1.40 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग देने की बात की है। तो आप देखिए जिस तरह बजट में हर वर्ग के लिए बात हुई है, हर वर्ग को, चाहे वो क्रेडिट हो, ट्रेनिंग हो, फैसिलिटीज हो, मेडिकल की बात करो, आयुष्मान की अगर मैं बात करूं तो अब आशा दीदियों को आंगनवाड़ियों तक, वहां तक पहुंचाने की बात की है, उनको लाभ देने की बात की है, पोषण की बात की है, न्यूट्रिशन की बात की है। इस बजट को अगर आप ओवरऑल देखें तो देखिए ये गरीबों के लिए है, ये मध्यम परिवार के लिए है, ये युवाओं के लिए है, ये महिलाओं का सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। तो मैं एक बार फिर रायपुर की तरफ रुख करूंगा। चंद्राकर साहब हमारे साथ है। चंद्राकर साहब, रक्षा में 11% की बढ़ोतरी है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे दोनों जो पड़ोसी हैं ऐसे पड़ोसी कम मिलते हैं जो जिनसे मोहब्बत की बातें कम होती हैं, तकरार की बातें ज़्यादा रहती हैं। और उनमें एक भाई साहब तो ऐसे हैं जिनकी लुका छुपी इतनी ज़बरदस्त रहती है कि कुछ पता ही नहीं चलता है कि चल क्या रहा है। चीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो 11% एक अच्छा कदम है। रेलवे में मैं देख रहा हूं कि फोकस बराबर बना हुआ है तेज गति की ट्रेन्स की तरफ। वंदे भारत की श्रृंखला को और आगे बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन एक झलक जो मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे अपेक्षा थी कि जिस तरह सड़क डेवलपमेंट पर काम हो रहा है, रेलवे के डेवलपमेंट का मतलब तेज गति की गाड़ियां चलाना ही नहीं है। एक रेलवे का ओवरऑल रिवैम्प करना, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन करना, क्योंकि देश में परिवहन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो भारतीय रेलवे है। लेकिन हमने कोविड के बाद उसको, मैंने खुद, क्योंकि मैं खुद भी एक यात्री हूं, तो मैंने बहुत पैथेटिक कंडीशंस देखी हैं। क्या आगे उम्मीद करें? अभी बहुत मायूस होने की जरूरत नहीं है। जी नमस्कार शरद जी। नमस्कार सर। देखिए, 2 पड़ोसियां, हमारे पड़ोसी, निकट पड़ोसी, और डिफेंस के क्षेत्र में 11% वृद्धि बजट में। जी, ये बात बिल्कुल सही है। पूर्व में एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो। जी, मेरा आशय चाइना के लिए है। और पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि पास होते हुए भी अब दूरियां इतनी बढ़ गई कि दूर के पड़ोसी हो गए। जी, तो डिफेंस के दृष्टिकोण से सतर्कता इस बजट में दिखाई दिया। जी, दूसरी बात, रेलवे का जो सेक्टर, आप जो प्रश्न किए शरद जी, तो रेलवे में निश्चित रूप से पास्ट टाइम में जिस तरह से मार्केट से पैसा लिया गया, वो सरकार के लिए एक बड़ी लायबिलिटी हो चुकी है, और खासतौर से हमारे पैसेंजर ट्रेनों के ऊपर। तो इसको सरकार काफी गंभीरता से ले रही। जी, तीसरी बात है, एविएशन सेक्टर को काफी महत्व दिया गया है, और निश्चित रूप से आज के जमाने में देना चाहिए। जी, रही बात हम कहें कि नेशनल हाईवे की बातें हैं, बहुत अच्छी सड़कें बनी, सब कुछ है, लेकिन इस दरमियान जो रीपेमेंट है और इंटरेस्ट है वो भी बढ़ा। तो सरकार के लिए मैं इसे एक सतर्कता मानता हूं,
और सीतारमण जी को श्रेय जाएगा कि अपना जो रिसोर्स है, क्योंकि इस बजट को वो प्रस्तुत की तो एक सेंटेंस बोली थी, अमृत काल और कर्तव्य काल। और कर्तव्य काल के अंतर्गत चाहे IMF का इशारा हो या वर्ल्ड बैंक का भी इशारा हो, उसका भी ध्यान में रखा गया। यह बहुत बड़ी बात है कि जो सरकार कुछ दिनों के बाद चुनाव में जाने वाली है, वह सरकार इकोनॉमी के क्षेत्र में अपना जो कह सकते हैं कि जो एक दिशा होनी चाहिए उससे नहीं डिगी। और सबसे बड़ी बात है इस बजट में कि इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में 14.13 लाख करोड़ रुपया ही हम लोन लेंगे जी। तो ये आर्थिक डिसिप्लिन दिखाता है। और आर्थिक डिसिप्लिन, इसके बाद भी सीतारमण जी एक शब्द बोली हैं कि वो है कि डिटेल रोड मैप जुलाई में जो बजट में एक्सपर्ट के नाते अगर आपसे सीधा सवाल करूं, क्या इस आर्थिक अंतरिम बजट ने आप मायूस किया है या आप मध्यम मार्ग पे खड़े पाते हैं खुद को कि नहीं ठीक है, इससे ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं थी, या आप उम्मीदों से देखते हैं आगे की तरफ? कहाँ क्या कैसे रैंक करेंगे इसको? शरद जी, आज एक विदुषी वित्त मंत्री जी के रूप में वित्त मंत्री जी एक सेंटेंस का प्रयोग की हैं और वो समस्त टैक्स पेयरों को धन्यवाद दी। ये बड़ी बात थी। और दूसरी बात है, मतलब इसका मतलब है कि टैक्स पेयर इसी तरह से बढ़िया ढंग से टैक्स चुकाते रहें और धन्यवाद लेते रहें। जी जी, ये तो हास परिहास है, लेकिन यहाँ जो भावना थी कि देखिए टैक्स पेयर को तो वो धन्यवाद दी हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो देखिए आप देखिए फूड खाद्य सुरक्षा के ऊपर वर्तमान समय में पर्यावरण में जिस तरह से बदलावट है, तो गेहूं का जो स्टॉक सरकार के पास में कम है। दूसरे तरफ ये किसानों के लिए फर्टिलाइजर के ऊपर जो सब्सिडी है शरद जी, इसमें ये 2.5 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। इसी तरह से हम अन्य योजनाओं को देखें जी, तो लगभग करीब 6 लाख करोड़ रुपया लोक कल्याणकारी कार्यों में खर्च हो रहा है। चलिए, लेकिन राज्य सरकारों को बूस्टअप करने के लिए वित्त मंत्री जी राज्य सरकारों को सरकारी प्रावधान के तहत, केंद्र सरकार के प्रावधान के तहत जिस तरह से लोन देने की बात की है, ये एक सपोर्ट है। तो वर्तमान देखिए सब परिस्थितियां तय करती हैं। वर्तमान समय में IMF और वर्ल्ड बैंक का जो संकेत था उसको नजरअंदाज यह सरकार नहीं की है, और पुरानी योजनाओं के लिए जो आवंटन है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्राकर साहब, आपको कहीं जाना भी है, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आपने। लेकिन चंद्राकर साहब एक अर्थशास्त्री के नाते बहुत अच्छा रिगार्ड रखते हैं इस इंटरिम बजट के लिए, और उनका मानना है कि सरकार ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से आर्थिक नियोजन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी जी, कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी, शायद वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में है, और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ अगर हमारे साथ कोई डिग्निटरीज जुड़ सकें, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, हम कोशिश करेंगे टीम इसको लेकर सतर्क रहे। माफ़ी चाहूँगा, रीनू जी हैं हमारे साथ। सर्वाइकल कैंसर और इसको लेकर जो पहल हुई है, और जिसको हम बात करें कि वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात है, 3 करोड़ लखपति दीदियां, मानती हैं आप कि महिलाओं पर पूरा फोकस है? जी, मानती हूँ महिलाओं पे फोकस है कि 3 करोड़ की बड़ी जनता को टारगेट करने की यहाँ बात करी गई है। ऑल्दो अभी तक स्कीम के डिटेल्स अवेलेबल नहीं हुए हैं, बट अभी जैसा कि मैंने अभी पहले भी बात करी कि उसमें किनको इंक्लूड किया जाना है, किनको एक्सक्लूड किया जाना है, वो अभी तक बाहर नहीं आया है। तो इस लिए मैं ये कहूँगी कि आई डोंट नो कि मैं हमेशा टैक्स पेयर महिलाओं की बात करती हूँ, उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। जो एम्पावर्ड महिलाएं हैं उनको और ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, वो सिर्फ टैक्स पे ही रह जाएंगी और उनके लिए भी किसी बेनिफिट की बात नहीं। धन्यवाद है उनका, वित्त मंत्री ने धन्यवाद दिया है, वो सिर्फ धन्यवाद ही ले जाएंगे इस साल। और इसके साथ साथ जो सर्वाइकल कैंसर के टीके की बात करी गई है, क्योंकि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की एक बहुत बड़ा डेटा सामने आ रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी स्कीम है कि वो फ्री टीका लगाया जाएगा, बट अब कितना सक्सेसफुल होता है। इसके साथ साथ मैं बात करूंगी मेडिकल
रिसर्च या अभी रिसर्च फंड्स की कहीं पे बात नहीं की गई है, स्कीम में कहीं पर भी उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो मेडिकल रिसर्च पर जो अभी फंड एलोकेट होता है उसमें भी वृद्धि की जानी चाहिए थी, बिकॉज अगर हम लोग विज्ञान अनुसंधान की बात करते हैं तो विज्ञान अनुसंधान विज्ञान के लिए तो आपने मेडिकल कॉलेजेस, IITs, IIMs की बात करी है, बट रिसर्च फंड्स पे बात नहीं हुई है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए थी। साथ में महिलाओं के लिए या कहूँगी या सभी के लिए एक जो बहुत अच्छी योजना मेरी नज़र में आई है, जो ई-व्हीकल के लिए इकोसिस्टम डेवलप करने की। तो लगभग करीब 15 साल पहले मैं सिंगापुर ट्रेवल कर रही थी, वहाँ मैंने देखा था कि रोड्स के किनारे व्हीकल्स को ट्रेवल करने के लिए चार्जिंग पोर्ट लगे हुए थे। तो तब मैं सोचती थी कि ऐसा हमारे इंडिया में क्यों नहीं है। चलिए देर आए दुरुस्त आए। तो इको सिस्टम को ये बढ़ाने की बात की गई है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ई वाहन का इस्तेमाल होगा, ई बसेस को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसके साथ साथ टूरिज्म में भी क्वालिटी टूरिज्म की बात की गई है कि फैसिलिटीज़ की क्वालिटी बढ़ाई जाएगी। तो इसके लिए आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर खोलने की बात की गई है, और इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेवल पे एक्सपोजर मिले, डोमेस्टिक टूरिज्म की बात की गई है। 150 एयरपोर्ट्स की बात की गई है, यात्रा सुविधाओं में बढ़ोतरी की बात की गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि अगले कुछ सालों में हम परिवहन और टूरिज्म में कहीं ना कहीं झंडे जरूर गाड़ लेंगे। बिल्कुल। मेरे साथ दो नए मेहमान जुड़े हैं, स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस से, और इसी के साथ दुर्गेश जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। उनका बहुत स्वागत करता हूं। एक क्विक रिएक्शन। सबसे पहले स्वदेश शर्मा जी। शरद जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके हम 9 बजट देख चुके हैं और इन 9 बजटों ने निराश किया है देश को। बेरोजगारी बढ़ी है। मैं समझता हूँ जैसे सरकार ने वादे किए थे, इन वादों में कभी कोई सच्चाई जमीन पर उतरती दिखाई नहीं दी। सरकार कहती है कि हम 2 करोड़ घर और बनाएंगे, जबकि मैं अपने गांव की बात करूं तो सिर्फ दीवारें खड़ी रह गई हैं। एक किस्त के बाद दूसरी किस्त उन प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं मिल पाई आज तक। दबों कस्बे की बात है, नगर पालिका क्षेत्र है और उनको नहीं मिली, दीवारें खड़ी हुई। आप चाहें तो दिखवा सकते हैं अपने संवाददाता से। तो ये जमीन पर उतरने वाली बातें नहीं है, ये सिर्फ एक इवेंट और ये आंकड़ों की बाजीगरी नजर आया मुझे। तो रहा सवाल, अगर ये महंगाई पर कंट्रोल कर देते, GST के दायरे में डीजल पेट्रोल ले लेते, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत इस समय कम चल रही है और कांग्रेस की सरकार में ज़्यादा क्रूड ऑयल की कीमत थी, और लेकिन हमने डीजल पेट्रोल को महंगा नहीं होने दिया, तो महंगाई कंट्रोल में थी। आज हम देखा धनिया मिर्ची से लेकर दाल हो चाहे दूध हो, सबकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों में लोग परेशान हैं। अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, तो ये अगर गैस सिलेंडर 500 रुपये का देने की बात है तो बहुत करते हैं। गैस सिलेंडर अगर 500 रुपये का उपलब्ध करा दें, डीजल पेट्रोल कम रेट में उपलब्ध करा दें, इनको GST के दायरे में डीजल पेट्रोल को ले ले तो समझ में कुछ आता है। टैक्स की बात करें तो टैक्स स्लैब कम नहीं हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि भाई टैक्स से बहुत कमर तोड़ दी है, अब टैक्स शायद कम होगा, पर ऐसा नहीं हुआ है। लोग जी बजट तो आया है, पैसा देश में है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसा सिर्फ उद्योगपतियों पर है। देश की आवाम पर कितना पैसा उनकी जेब में आया है, ये इस बात से लगाया जाता है अंदाज कि मेरा खुद का बेटा काम कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर का। अभी माननीय सीतारामैया जी ने बोला था कि हमने वेंडर्स को पेमेंट किए हैं और लगभग उनकी 78 लाख संख्या बताई थी, मैं सुन ही रहा था। तो मैं बता रहा हूँ 78 लाख में मैं शामिल क्यों नहीं हो पाया। मेरा 7 करोड़ अभी भी बकाया है और वो मिल नहीं रहा है। कुल मिला के दर दर की ठोकरें खा रहे। चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, मैं कंपनी को, सरकार को, सबको चेता चुका हूं। तो ये सिर्फ चुनावी इवेंट है, 2024 की तैयारी करने का लक्ष्य है। सेंसेक्स की जो स्थिति रही, मनीष जी और जयप्रकाश जी के क्विक रिएक्शन आपको वो क्या दर्शाता है? कि वो मान ही रहा था कि कोई बहुत आशाजनक संकेत नहीं मिलेंगे, इसीलिए गिरावट दर्ज की गई? देखिए, बजट के दिन अक्सर ऐसा होता है कि अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और डिलीवरी रिलेटिवली कम होती है, तो सेंसेक्स इस तरह का बिहेव करता है। बाकी मुझे लगता है ओवरऑल पिछले 2-3 सालों में आप सेंसेक्स का मूवमेंट देखें या निफ्टी का मूवमेंट देखें तो इकोनॉमी को लेके ये इंस्टीट्यूशंस पॉजिटिव हैं। जी पॉजिटिव है। जयप्रकाश जी, एक क्विक रिएक्शन आप। शायद शेयर बाजार तो वैसे ज़्यादातर खबरों को डिस्काउंट कर चुका होता है जिस दिन बजट आता है, और शुरू के 1 घंटे में उनको पता लग जाता है कि किस तरफ जाना है। और चूंकि इसमें ऐसी कोई बहुत ज़्यादा घोषणाओं से वित्त मंत्री बची हैं, उन्होंने कोई बहुत साहसिक घोषणाएं नहीं की और ज़्यादातर वही काम किया है जो बहुत ज़रूरी था। और नैतिक रूप से अगर देखा जाए तो कोई सरकार चुनाव में जाने वाली है और उसके बाद कोई अगली सरकार आ सकती है, ये एक मान करके चला जाता है, तो उसका नैतिक रूप से उसको बहुत बड़ी घोषणाएं ऐसी कोई करनी भी नहीं चाहिए।
तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसी का पालन किया। फिर भी जयप्रकाश जी, चुनाव के पहले का अंतरिम बजट था। अब सरकार बनने के बाद जो बजट आएगा वो तो जनता के जनादेश के बाद का बजट होगा, तो उसमें कितनी घोषणाएं होंगी? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार पॉलिटिकली कॉन्फिडेंट है, कि उसको लगता है कि मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। जी जी वो कॉन्फिडेंट है, और उनको लगता है कि उनके जो दूसरे पॉलिटिकल इंडिकेटर्स हैं वो ग्रीन शूट्स पर हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी ग्रीन शूट्स पर हैं। ग्रोथ रेट ठीक है, मैक्रो लेवल पर इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। मतलब दुनिया में अगर आप देखें भारतीय इकोनॉमी के इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने इस बार, जैसे कि पिछली बार कैपेक्स काफी अच्छा किया था, 25 से 35% तक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं काल्पनिक सवाल भी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि जिस तरह आपने कहा बिल्कुल सही है, और मैं मनीष जी से भी जब हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे 1-2 दिन पहले, तो मनीष जी ने भी ये बात कही थी कि बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं और बहुत हम भारतीय इकॉनमी के लिए आने वाले 2 दशक 2 डिकेड्स बहुत ही पॉजिटिव साइन वाले हैं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा के बाद हमें, क्योंकि मोदी जी फ्री बीज के समर्थक नहीं है, तो लोकसभा के बाद का जो बजट है वो फिर इकॉनमी के लिए कुछ कड़े फैसले वाला भी हो सकता है। ये काल्पनिक सवाल है अभी तो। जी, वैसे बहुत ज्यादा सख्त फैसले लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो टैक्स की जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा है। मतलब जीएसटी बहुत बढ़िया आ रहा है देखा जाए तो। हमारा जो चिंता है, मुझे इसमें कहीं पर वो जो एड्रेस करते लगते हैं वो सिर्फ ये है कि जो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पूंजीगत संपत्तियां बनाने पर जो खर्च कर रहे हैं, ये खर्च में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़े। दूसरा, बाहर से जो एफडीआई है वो बढ़े। तीसरा, वो प्रयास ये कर रहे हैं कि हम हमारी लागत कम हो निर्माण क्षेत्र की, तो वो ज्यादा कॉम्पीट कर सके। जी जी, आपने जी मनीष जी इनपुट में देना चाहूंगा कि क्योंकि ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसमें एक फैक्टर होता है इन्फ्लेशन, जो सबको अफेक्ट करता है। हाँ। तो आपने कहा कि क्या लोकसभा इलेक्शन के बाद में कोई सख्त निर्णय हो सकते हैं, तो इन्फ्लेशन आप देखिए कि पिछले 3-4 साल में बहुत कंट्रोल में, और उसमें भी जो फूड इन्फ्लेशन है जो लोअर मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्योंकि 80 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था पहले से ही हो रही है, तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रही है बिल्कुल भी। इसलिए गवर्नमेंट को कुछ भी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है वो 7.5-8% के लेवल के नीचे है, तो वहाँ भी कुछ बहुत ज़्यादा करने की। लेकिन मैं कह सकता हूँ ईडी और आईटी का जलवा बरकरार है, जिस तरह से टैक्स कलेक्शंस और ये सारी चीजें हो रही हैं। बाकी जो कुछ करना है वो ईडी सीबीआई कर ही रही है। चलिए दुर्गेश जी की तरफ मैं चलता हूँ। दुर्गेश जी, किस तरह से देखते हैं आप बजट को? जाहिर तौर पर आप अच्छे तरीके से ही देख रहे हैं इसको। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है इस बजट में? आपको लगता है कि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है? जी देखिए, सबसे पहले तो वित्त मंत्री जी को बधाई सर्वस्पर्शी बजट देने के लिए। और जो आपने मेरे को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा मैं। दुर्गा जी, एक चीज मैं बता दूं, थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपना रिएक्शन देने वाले हैं इसको लेकर। वो भी हम आप सभी के सामने, दर्शकों के सामने, व्यूअर्स को रखेंगे। जी, अपनी बात। देखिए, 3 मुख्य जो गेम चेंजर होंगे इसके लिए, जो हम 2047 की तरफ देख रहे हैं। एक तो इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख करोड़ रुपए के। चलिए, प्रधानमंत्री आ गए, पहले सुन लेते हैं दुर्गेश जी क्या कह रहे हैं। जी, आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ। जोर सरकार की ऐसी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर जयप्रकाश जी वैसा नजर नहीं आता है जैसा आना चाहिए, क्योंकि ये योजनाएं शायद सुनने में या फिर प्रेरित करने में आपको भी मालूम है कि बड़ी कठिनाई होगी मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को, क्योंकि सब्सिडी के बाद भी उन्हें अपना कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा। अगर चलिए, वीडी शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। हर वर्ग को, हर गरीब को ताकत देना। 11,11,111 करोड़ का बजट आवंटित किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत
संकल्प और इस पर उनका फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो विकास को और तेज गति मिलनी चाहिए। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा करके भारत के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका ये बजट निभाएगा। शुक्रिया सर। चलिए, तो ये ऐसा लगता है कि शायद ये कैमरे से ऑडियो मिल रहा था, माइक्रोफोन ऑन नहीं था। कई बार होती हैं टेक्निकल स्नैक्स इस तरह की चलती रहती हैं, और दिल्ली में हवाएं भी तेज़ चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। तो अच्छी है बारिश, तो अच्छा माना जाता है कि अच्छा शगुन है। जी जयप्रकाश जी, ये योजनाएं अगर बहुत लोगों तक पहुंचाई जाएं, सरकारी महकमे कोशिश करें, तो बात सही है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग ले सकते हैं। और जितने भी कई सक्षम लोगों को मैं जानता हूं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो न सिर्फ अपने ही ज़रूरत की बिजली सोलर एनर्जी के ज़रिए हासिल कर रहे हैं, बल्कि MPEB से जो विद्युत मंडल है उसको एक एग्रीमेंट के तहत बिजली बेचते भी हैं। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये क्लीन एनर्जी पर हमें जाना पड़ेगा। आप देखिए कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो भी ये सोच रहे हैं कि उनकी वैकल्पिक इकोनॉमी क्या होनी चाहिए अगर कभी कल ऑयल नहीं रहा। तो भारत में चूंकि सोलर एनर्जी जो है सस्ती भी पड़ती है और ठीक भी जरूरी, काफ़ी कम लागत में आप उत्पादन कर सकते हैं, पैनल भी बनने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि योजना बिल्कुल सही है। और आपकी ये बात भी सही है कि ये जो योजनाएं हैं नीचे के लेवल पर पॉपुलर बनाने के लिए दूसरी तमाम लीडरशिप को प्रयास करना चाहिए। जैसे ये जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली जो लखपति दीदी योजना है, इसमें मैं अभी देख रहा था कि 2 करोड़ का टारगेट रखा गया था और वो टारगेट शायद पूरा नहीं हुआ। 1 करोड़ के करीब वो हुई है। जयप्रकाश जी, अब जरूरत इसकी भी है कि एक उद्यमी भारत का निर्माण, प्रधानमंत्री जी की तो मंशा में ये है ही, क्योंकि मुफ्त अनाज, मुफ्त सुविधाएं, ये चीजें किसी कर्मशील समाज का निर्माण नहीं करती हैं। और भारत की आबादी जितनी है तो ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है आपके पास। अगर आपने इस रिसोर्स की ये आदत डाल दी कि आप तो साहब लेते रहिए अनाज, आप बैठे रहिए भाई साहब, कोई परेशानी नहीं है, तो हम अक्सर ये कंप्लेंट्स देखते हैं कि समाज के इस वर्ग के भीतर भी कई चुनौतियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत जिम्मेदार हैं। रीनू जी हमारे साथ हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं है, लेकिन पुरुषों का मामला इस मामले में थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा ऐसा है कि अगर सुविधाएं मिली तो गाड़ी डिरेल होती है। हमारे साथ एक युवा उद्यमी जुड़ गए हैं जिनका स्टार्टअप काफ़ी चर्चा में रहा है। नरेंद्र सेन जी हैं, नीव क्लाउड फाउंडर, ये उससे जुड़े हुए हैं और इंदौर से हमारे साथ हैं। सर, स्टार्टअप में मुझे लगता है अभी हमारी रैंकिंग 5वीं है दुनिया में, लेकिन नॉट बैड, क्योंकि एक समय हम कहीं स्टार्टअप में अपने को कहीं रैंक करके नहीं चलते थे। अमेरिका नंबर 1 है, शायद इसके बाद चीन है और कंट्रीज हैं, और हम 5वें, जो मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था उसके आधार पर कह रहा हूं। आप जो अपना पहले तो अपना थोड़ा सा बताइए हमें, ये नीव क्लाउड फाउंडर, ये जो आपका स्टार्टअप है, ये है क्या? जी तो मेरी आवाज आ रही है? जी। जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो क्लाउड सर्विसेज देता है। हमारी इंडिया की डिपेंडेंसी क्लाउड पे, अमेरिकन कंपनीज पे डिपेंडेंट है जी, और पूरी दुनिया को डिजिटलाइज करने में इंडियन डेवलपर, प्रोग्रामर पूरी दुनिया को डिजिटलाइज कर रहे हैं। बट हमने ये रियलाइज करा कि हमारे देश की क्लाउड टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, तो हमने फोकस किया कि हम हमारे देश में क्यों नहीं बनाते इसको, और देश का डेटा देश में रहे, और हम न कि हमारे इंडियन कंपनीज को ग्लोबल ले जाए, जैसे अमेरिकन कंपनीज ग्लोबल आई, वैसे हम इंडियन कंपनीज को ग्लोबल क्यों नहीं ले जाए। तो ये हमने शुरुआत करी 2 साल पहले। टेक्नोलॉजी रेडी है, ऑलरेडी हम लोग लाइव है, और हमारा पूरा फोकस AI की तरफ है, क्योंकि हम अभी जो देख पा रहे हैं, जैसे आपने बताया, अमेरिका और चाइना AI में सबसे आगे है, और वो आगे इसलिए है क्योंकि उनकी इंटरनेट कंपनीज है, उनके पास डेटा है। इंडियन के पास में ब्रेन है, युवा शक्ति है, बट ये पावर नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी की पावर हो, और वो टेक्नोलॉजी की पावर हम इंडिया में लाना चाहते हैं ताकि पूरे दुनिया में एक इक्वल पैरामीटर बने। ऐसा नहीं कि अमेरिका आज 25 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 50 ट्रिलियन की हो जाएगी अगले 5 साल। नहीं, आप ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जो बढ़ रही है वो उस हिसाब से आगे बढ़ जाएगी। नरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि डेटा इज प्लेइंग एक ऐसी लीडिंग सिचुएशन है। डेटा, जिसके पास डेटा है वही किंग है सर। अब आपके पास अगर डेटा है आपके समाज का, आपकी सोसाइटी का, आपके लोगों का, तो आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जा किस तरफ रहे हैं।
मौजूदा सरकार जो बीते 10 सालों से है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप इस सरकार की कोशिशों को कैसे देखते हैं? स्टार्टअप प्रमोशन, यूथ स्किल प्रमोशन, बिल्कुल एक निष्पक्ष ओपिनियन चाहूंगा मैं आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने चालू किया था 2006 में, तब कोई स्टार्टअप नहीं होते थे, स्कूल से बाहर निकल के हमने चालू कर दिया था। तब इतना सरकार की तरफ ऐसा होता था कि यार पता नहीं सपोर्ट होगा या नहीं होगा, पर जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पुश करना था, एक लीडरशिप से आता है ना मैसेज, तो वो एकदम दिमाग में हिट कर जाता है। कि मोदी जी ने एक बार किसी कॉन्फ्रेंस में बोला था कि क्लाउड गोडाउन बनाने चाहिए, तो वो वही काम हम कर रहे हैं, क्लाउड बना रहे हैं, क्लाउड गोडाउन बना रहे हैं। तो इंस्पिरेशन ऐसे लीडरशिप से आती है। क्या सरकार सपोर्ट कर रही है तो आपको सपोर्ट भी मिले गवर्नमेंट से? आप बहुत जी पूरा सपोर्ट मिला? आप ऐसा कह रहे हैं आप जब से 2014 से? जी पुरानी शिवराज सिंह सरकार में मुझे 1 करोड़ का लोन मिला CGTMSE में बिना कोलेटरल के। मेरे स्टार्टअप को काफी बिजनेस MP से मिला है, इंदौर से मिला है, और काफी पॉलिसी सपोर्ट्स में वो काफी, जैसे हमने बोला कि दुनिया का पहला डेटा सेंटर पार्क और AI पार्क MP में बनना चाहिए, तो वो एग्रेसिव है। तो सपोर्ट कितने लोगों को आप दे रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट भी कितने लोगों को मिला इंदौर के लोगों को आपके जरिए? तो देखिए हमारे जरिए ज्यादा हमारा तो स्टार्टअप ही है, अभी तो 100-125 लोग हैं, बट हमें ऐसा उम्मीद है कि हम इसको इंदौर को सिएटल या सैन फ्रांसिस्को बनाने की कैबिनेट। बहुत गजब बात है सर, 100-125 भी कम नहीं होते, और आप बिल्कुल इसको बनाइए सैन फ्रांसिस्को, और जो क्लाउड गोडाउन्स हैं बदल दीजिए इंदौर को। इंदौर में बड़ी ताकत भी है नरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपके आत्मविश्वास से भरी हुई विनम्र मुस्कान भविष्य के प्रति हमें उम्मीदों से भर रही है। दुर्गेश जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। जी देखिए शरद जी, जो आपने मुझसे पूछा कि 3 ऐसी कोई चीजें बताइए, तो निश्चित रूप से इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट गेम चेंजर के रूप में साबित होगा, और 11.1% इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो 3 रेल कॉरिडोर बन रहे हैं वो, और जो हमारे इंदौर के युवा साथी जुड़े हैं, जो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2014 में 350 के आसपास ही स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज हम 1 लाख पर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं देश ने इसमें जो जॉब सीकर्स थे उन्होंने जॉब देने का काम करने का काम शुरू किया, और निश्चित ही यह जो बजट है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि अंतरिम बजट है ये, और इसके बाद जो एक पूर्ण बजट जो सरकार पेश करती है उसमें जो जन भावनाएं जिस तरह से आपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों की भावनाओं को प्रकट करने का काम किया, निश्चित रूप से वह भी देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री समझने का काम करेंगे। जी, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें जिस तरह से एक्सपर्ट्स हैं, किसी ने भी नाउम्मीदी की तरफ इस इंटरिम बजट को जाते हुए नहीं देखा है। और जैसा जयप्रकाश जी कह रहे थे, ये बड़ी उम्मीद की बात है कि इस समय जिस तरह हम देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम अपने सर्वश्रेष्ठ समय में कॉन्फिडेंस से भरी होती है कि अगर विराट कोहली नहीं चल पाए तो नीचे से रन बन जाएंगे, ऐसा ही समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी टीम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, और रामलला की स्थापना के बाद तो यह आत्मविश्वास जो है अपने शिखर पर है कि कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस पूरा भरा हुआ है। मनीष जी आप भी इत्तेफाक करेंगे इससे? जी जी, मुझे लगता है कि जो भी सर्वेज आ रहे होंगे पॉलिटिकल सर्वेज, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉलिसीज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले 4-5 सालों में शुरू करी हैं वो आगे इसी लाइन पर चलेंगी शायद। इसीलिए स्टॉक मार्केट के बारे में आपने पूछा, तो स्टॉक मार्केट से न्यूज़ को डिस्काउंट कर चुके थे, तो इसमें तो मुझे कहीं संशय दिखता नहीं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहना है कंट्री में, और तभी जाके वो जो $7 ट्रिलियन का इकोनॉमी का जो टारगेट है 2030 तक, वो कहीं अचीव हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल कंटिन्यू एज इट इज। ये है बिल्कुल स्थायित्व तो कंटिन्यू रहेगा। और फिलहाल मैं रुक रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत। बजट पर हमारा कंक्लूसिव ये डिस्कशन जो है एक्सपर्ट्स के साथ जारी रहेगा। अभी गए अभी लौटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और बजट को लेकर लगातार हमारा डिस्कशन जारी, और बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि अहमदाबाद और ग्वालियर के लिए कुछ हवाई सेवाओं की जो संबंध है ग्वालियर से अहमदाबाद, बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा जी, उनका जोर इस बात पर है कि इस सरकार ने गुड गवर्नेंस की बात ही नहीं की है, राजनीतिक संस्कृति में भी एक बड़ा, पॉलिटिकल कल्चर में भी एक बड़ा बदलाव किया है। और प्रधानमंत्री बहुत गहरे आत्मबल से ये बात कहते हैं कि जो चीज़ मैं नहीं करता हूँ, वो चीज़
हमारी सरकारें और हमारे नेताओं को भी करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए ये दावा बार बार सामने आता है कि 10 वर्षों की बीजेपी सरकार के दौरान किसी मंत्री या किसी मंत्री से जुड़े हुए किसी स्टाफ पर केंद्र सरकार की बात अगर हम करें तो कोई भी उस पर एलिगेशन या इस तरह की चीज़ें नहीं है। और इसके पहले प्रधानमंत्री का एक वाक्य भी बहुत न खाते हैं न कोई इस तरह की गतिविधि की तरफ चलेंगे। चलिए मैं रिएक्शन लेता हूं। जयप्रकाश जी, किस तरह आप देखते हैं राजनीतिक संस्कृति में बदलाव की बात वीडी शर्मा जी ने की है? जी, अगर देखा जाए तो गवर्नेंस जो है वो तो अहम इशू है। आज हमारे समाज में, राजनीति में बहुत डिबेट में है और लोग बहुत बेहतर गवर्नेंस चाहते हैं। ये सरकार का, अगर नरेंद्र मोदी जी का भी हमने अभी स्पीच हमने मानते हैं ये बात लोगों तक भी पहुंचाने में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कामयाब रही है? मुझे लगता है कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और इसमें बहुत सारे एरियाज को आइडेंटिफाई करना होगा। अभी जो हमारा पॉलिटिक्स का काम करने का तरीका है उसमें चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विनिंग कैंडिडेट को ही हम टिकट देते हैं। जब हम विनेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं तो हमें गुणवत्ता में कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस पर काफ़ी अरसा अभी लगेगा। भारतीय राजनीति उस तरह की यूरोप और अमेरिका जैसी पारदर्शी और गवर्नेंस की क्वालिटी लाना बहुत अभी टाइम लगेगा। आपने बड़ी सम्यक बात की, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी टीम के साथ ये मैसेज देने में ऐसा ज़रूर लगता है कामयाब रहे हैं। बीजेपी की सरकारें उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं और मुझे लगता है कि इन 3 राज्यों में जिनमें रिसेंटली दिसंबर में हमने सरकारें देखी हैं उनको एक पॉलिटिकल मॉडल के तौर पर, राज्यों के मॉडल के तौर पर भी केंद्र सरकार ने चुना है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, कि इन 3 राज्यों में निर्णय जो भी होंगे वो लगभग एक जैसे होंगे और इन तीनों राज्यों में तमाम व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं एक मॉडल सेट किया जाएगा, क्योंकि ये उत्तर भारत की पट्टी के राज्य हैं और इसके जरिए एड्रेस किया जाएगा बिहार और झारखंड जैसे राज्यों को कि देखिए जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्विक रिएक्शन आपका मनीष जी, 10-10 सेकंड का रिएक्शन लेके मैं वाइंड अप करूंगा। मनीष जी, देखिए जैसे आपने कहा कि क्या प्रधानमंत्री जी उस मैसेज को कम्युनिकेट कर पाए हैं पब्लिक को, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक कर दिए हैं उन्होंने जी। दूसरा, अभी का जो समय है वो ट्रांसपेरेंसी का टाइम है। ट्रांसपेरेंसी, हर चीज़ सोशल मीडिया पर तुरंत अवेलेबल हो जाती है। कभी किसी का कोई ऐसा वीडियो आ जाता है तो वो तुरंत यूथ को तो कम से कम मालूम चल ही जाता है। तो यही एक मैसेज है जिसकी वजह से लोग इसको देने में वो काफ़ी कामयाब बात की। रीनू जी, 10 सेकंड आपके पास। जी, मुझे भी लगता है कि काफ़ी हद तक मैसेज काफ़ी क्लियर कन्वे हो चुका है और समय समय पे मोदी जी क्योंकि मन की बात करते रहते हैं तो मुझे लगता है इस तरीके की कनेक्टिविटी और जो वो पब्लिक को उसके हिसाब से मैसेज देते हैं तो वो पूरा चैनल क्लियर ही है। देखिए शरद जी, 2047 के विकसित भारत के लिए जो चीजें जरूरी है उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। जन भावनाओं की कद्र करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो जनता के हित की बातें उसको करने का काम करेंगे। बीडी शर्मा जी ने जिस तरह से आप जैसे विद्वान पत्रकार के सामने इतना झूठ बोल दिया कि सरकारें बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, जबकि 2 दिन पहले इन्होंने बिहार की सरकार बनाई है आपने, और मध्य प्रदेश की चलती हुई सरकार गिरा करके आपने सरकार बनाई है। 2 सीटों पर आप सरकार बना लेते हैं। बहस का विषय नहीं है, बहस का विषय नहीं है। आप इन्होंने इंटरप्ट कर दिया। आप आलोचना, लेकिन कंस्ट्रक्टिव हो वो, और कंस्ट्रक्टिव मुझे लगता है कांग्रेस को बताने की जरूरत नहीं है। जनता के बीच जाने का रास्ता आपके लिए भी खुला हुआ है। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया स्वदेश जी, रीनू जी बहुत धन्यवाद, जयप्रकाश जी बहुत धन्यवाद, मनीष जी बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने इस पैनल डिस्कशन को बहुत इनलाइटन किया। रायपुर से भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर अंतरिम बजट राजनीतिक आत्मविश्वास को दर्शाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वित्त मंत्री के और केंद्र की समूची सरकार के। सरकार ये मानती है कि उसने वित्तीय सेहत को उसकी नब्ज पर हाथ रखा है, उसको डिटेरिएट नहीं होने दिया है, बल्कि प्रोग्रेसिव फॉर्म में आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और यही वजह है कि सरकार उम्मीद से भरी है कि जब हम अपना अगला बजट जुलाई में लेकर आएंगे तब हम प्रस्तुत करेंगे अपनी वित्तीय नीतियों की खुली झलक। तो चलिए उम्मीद कीजिए, क्योंकि ये सरकार उम्मीदों से भरी है 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर, और ये क्लियर रिफ्लेक्शन इस अंतरिम बजट में हमें देखने को मिला है। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का क्रम सिलसिला लगातार जारी है। इजाजत, नमस्कार।